हाँ, मैं फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा हूँ। इसके बारे में पढ़ा हूँ फंडामेंटल राइट के बारे में। और जहाँ तक है आप ध्यान से देखेंगे तो जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल राइट ना यूएसए से लिया गया है और ये पार्ट 3 में है। किस में है? अपने जो मैंने तो आप लोग को बताया था ना पॉलिटी में क्या क्या पार्ट और क्या आर्टिकल और क्या, जल्दी बताओ। आर्टिकल था, पार्ट था और क्या था आपका? स्केड्यूल्स क्या है? स्टार पॉइंट्स, जो कि डिस्कस हो गया। पार्ट में पढ़ रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 मतलब आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट होता है। तो फंडामेंटल राइट हम यूएसए से लिए हैं, पार्ट 3 में होता है और ये कितने से कितने तक होता है? 12 से 35। कितने से कितने तक होता है? 12 से 35। फंडामेंटल राइट इज इनफोर्सेबल, मतलब कि ये परिवर्तनीय है। ठीक है, ये हमारे लिए परिवर्तनीय है। मतलब इसका ये होता है इनफोर्सेबल, मतलब कि ये हमें फोर्स के थ्रू नहीं हुई, ये हमारे लिए हमारे हम हक है, ये हमारा, ये हमें फोर्सली नहीं है, ये हमारा हक है और ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो स्टेट के विरुद्ध है। तो आप याद रखना फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध है? स्टेट मतलब राज्य। राज्य की कई डिफिनेशंस होती हैं, तो हम जो बोल रहा हूँ मैं स्टेट, तो किसके लिए बोल रहा हूँ आगे मैं बताऊँगा। याद रखना केवल जनता के लिए है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट मैंने लिखा है राज्य और राज्य के बाद मैंने लिख दिया है देश। तो राज्य का मतलब देश ही है। ये जो आपका आर्टिकल 12 मतलब आपका जो ये पार्ट 3 है, इसमें जो राज्य होगा वो अलग होगा। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक और है। जैसे राज्य है, राज्य के अंदर देश, देश का मतलब पॉलिटी के हिसाब से इंडिया एक राज्य है। राज्य वो होता है जिसके पास भूमि हो, जनता हो, सरकार हो, संप्रभु हो। संप्रभु मतलब सोवरेंटी, सोविजेनिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस ब्लॉक में देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और उसके अंदर ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट कौन है? ये हम लोग हैं, जनता। और ये ब्लॉक क्या है? ये भारत है, भारत की भूमि है। और ये जो ट्रायंगल है ये सरकार है। तो सोवेरेनिटी, जो सोवेरेनिटी हमारी संप्रभुता है, उसका मतलब इतना होता है कि हम अपने पर्सनल डिसीजन इंटरनल और एक्सटर्नल खुद लें तो हम सोवेरेनिटी हैं। ठीक है, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? संप्रभुता। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम पहली डिफिनेशन राज्य की आपको बता रहे थे कि देश की तरह होती है, लेकिन अब जो आर्टिकल 12 हम देखने जा रहे हैं, जो कि आर्टिकल 12 से तक 35 तक है फंडामेंटल राइट, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम सोचें तो यहाँ पर ये है डिफिनेशन ऑफ स्टेट में, जो भी स्टेट की डिफिनेशन है हम आर्टिकल 12 में ही पढ़ने जा रहे हैं, या केवल पार्ट 3 के लिए। याद रखना, जो भी स्टेट मैंने बताया, राज्य, भूमि, जनता, वो अलग था। ये जो बताने जा रहा हूँ ये अलग है, याद रखना इसको। पार्ट 3 में जो भी स्टेट की डिफिनेशन है वो केवल पार्ट 3 के लिए है, कहीं और के लिए नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जैसे आगे आपको आर्टिकल 20 से 36 या कुछ मिलेगा तो वहाँ पार्ट 4 के लिए होगा। तो राज्य अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफिनेशन है, तो जिसके लिए जहाँ पर है क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो भैया डिफिनेशन ऑफ स्टेट में इम्पॉर्टेंट जो भी स्टेट की डिफिनेशन हम आर्टिकल 12 में पढ़ने जा रहे हैं वो केवल पार्ट 3 के लिए है। बार बार बोल रहा हूँ तो मतलब ज़रूरी है। डिफिनेशन ये है, अगर कोई कहे आप आर्टिकल 12 की डिफिनेशन मतलब स्टेट की डिफिनेशन क्या है, आप बोल रहे हैं ना कि जो स्टेट है वो केवल इसके लिए है, तो उसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन इतनी है कि जो भी इंस्टीट्यूशन कानून बनाएगा वही राज्य कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पर राज्य की डिफिनेशन क्या है? जो भी इंस्टीट्यूट कानून बनाएगा वही राज्य है। किसकी नज़र में? पॉलिटी की नज़र में। किस सेक्शन के लिए? केवल पार्ट 3 के लिए। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। ठीक है, चलो, तो डिफिनेशन मतलब जो इंस्टीट्यूट कानून बनाए उसे हम राज्य कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आपका देखेंगे कि कौन कौन इंस्टीट्यूशन हैं जो कानून बनाते हैं। तो भैया उसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं आपके, पार्लियामेंट आ जाता है, गवर्नर आ जाता है, रेलवे आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाता है, डीएम आ जाता है, पंचायत आ जाता है, गेल आ जाता है, एलआईसी। मतलब कि जो भी चीज़ें सरकार, जो हमारी सरकार है वो जितने भी कानून बनाएगी वही हमारा कहलाता है राज्य। मतलब जो सरकारी कानून, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियों पर हमारा हक नहीं होता, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे एएआई मतलब आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल प्राइवेटाइजेशन है। यहाँ पर जाके आप किराया बढ़ा है, किराया घटा है, ये सब नहीं कर सकते, कोई भी वहाँ पोज नहीं कर सकते। ठीक है, लेना हो लो, ना लेना हो ना लो, ये हो जाता प्राइवेटाइजेशन। तो जुडिशरी इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। भाई मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, नहीं तो हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी ना, तो कोई औकात नहीं रह जाएगी किसी की। नौकरी चाहिए सबको सरकारी, और काम करेंगे सब कोई
काम चाहिए प्राइवेट वालों से। बड़ी अजीब बात है यार। कह रहा था कि जुडिशरी ये स्टेट का पार्ट नहीं है, स्टेट का पार्ट वही है जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। जुडिशरी क्यों नहीं होती, आर्टिकल 13 में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जुडिशरी तो रक्षक है ना भाई, तो स्टेट का पार्ट हो जाएगी तो उसका कानून बनेगा तो वो तो मानेंगे ही नहीं। तो कौन हमारी देखभाल करेगा, तो हमारी देखभाल कौन करता है, जुडिशरी। जैसे आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 12 समझ में आ गया, फिर से सुनो। आर्टिकल 12 में एक तरह से आपके राज्य की डेफिनेशन है कि जो भी इंस्टीट्यूशन कानून बनाते हैं वही हमारे राज्य कहलाते हैं। ये है आपका आर्टिकल 12 में, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जैसे कि कोई भी लॉ है, एनी लॉ, आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट जो हमें आर्टिकल 12 में मिले हैं, आर्टिकल 12 में हमें बता दिया कि राज्य के थ्रू जो भी आपके कानून बनेंगे उनका आप अपोज कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट और क्या क्या हैं वो आपको 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, 31 और 32, ये सब आर्टिकल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट हमें आर्टिकल 12 में मिला है उसके अपोज में अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए राष्ट्रपति के थ्रू, संसद के द्वारा या किसी भी आपके इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो सरकारी है, साधारण कानून जो कि अध्यादेश राष्ट्रपति होते हैं, तो उन सभी को हम अपोज कर सकते हैं। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है, रक्षक है किसका, संविधान का। तो मतलब आसान भाषा में जो भी कानून, याद रखना आर्टिकल 13 का मतलब बस इतना है कि जो भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम नल करवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे बस। जुडिशियल रिव्यू याद रखना, हमने आर्टिकल 12 में देखा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता क्योंकि वहाँ पर केवल स्टेट के बारे में डिफिनेशन, मतलब आपका डिफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़े हैं। लेकिन आर्टिकल 13 में हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखेंगे। अगर नहीं देखेगा तो काम कैसे चलेगा। तो मेरे पास इतना कहना है कि मूल अधिकार क्या क्या है, मतलब समझ में आ गया आपका आर्टिकल 13। एक बार जल्दी से बता देता हूँ। आर्टिकल 12 आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है और आर्टिकल 13 केवल इतना कहता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसको कोई हनन नहीं कर सकता। और अगर इन सभी में से जो स्टेट के आपके स्टेट में, मतलब आपके गवर्नमेंट में हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो कानून बनाए हैं, अगर उनमें से कहीं भी किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट का खात्मा हुआ है तो उसको नल कर देगा कौन, उसको नल कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या क्या हैं और वो हम कहाँ पढ़ेंगे, तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है आर्टिकल 14 से 3, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, 31, 32। अभी 31 स्टार बना है तो देखते हैं आगे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, 6 टाइप के मूल अधिकार हैं। कितने हैं, तो 6 टाइप के मूल अधिकार हैं, जिसमें से पहला है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक जो कि कहता है राइट टू इक्वेलिटी, मतलब समानता का अधिकार। और आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब 14 से 18 तक में हम इक्वेलिटी की बात करेंगे, हम सब समान हैं। 19 से 22 तक में हम स्वतंत्र हैं हर चीज़ करने का, इधर उधर घूमने का, बोलने का, चालने का, सब कुछ। और अभी इसमें भी कुछ चीज़ें हैं तो हम जब आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी मेन पॉइंट फिर से 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वेलिटी। 19 से 22 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन, मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार, कहीं कोई तुम्हारा शोषण कर रहा हो तो उसके लिए 23 से 24 तक में है। तो अगर कोई शोषण कर रहा है तो हमारा फंडामेंटल राइट खट रहा है ना, तो उसके लिए, तभी तो ये सब फंडामेंटल राइट में आते हैं। अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा आर्टिकल 29 से 30 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका अल्पसंख्यकों और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, मतलब हम पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने मर्जी से किसी भी धर्म में जा सकते हैं, इन सब बातों को कहाँ लिखा गया है, 29 से 30 तक में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार, ये आर्टिकल 32 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर्टिकल 31 कहाँ गया, 33, 34, 35, तो इन सबको भी पढ़ेंगे। और अगला है, अब ये भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भाई इतना है कि जो पहले भीमराव अम्बेडकर जी ने बना दिया था उसमें कोई संशोधन नहीं। जब जैसे कोई चीज़ खाना बन के तैयार हो जाए और उसको खाओ, या फिर अगर गड़बड़ लगे तो उसमें कुछ चेंज करो, तो पहला बना हुआ जो है वही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिसमें अमेंडमेंट ना हुआ हो, मतलब संशोधन ना हुआ, उसे कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन।
इस समय मतलब जब वो संशोधन नहीं हुआ था, फंडामेंटल राइट 7 थे टोटल। कितने थे? 7। अब कितने कर दिए गए हैं मतलब संशोधन करके? 6। कब हुआ था भैया ये? याद रखना, इसको हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था? जल्दी बताओ एक बार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 1949 में बन के 1950 में 26 दिसंबर। ठीक है, गलत बोल दिया। क्या बोला? गलत। क्या सही बताओ फिर? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में ये लागू मतलब 7वां जो था उसको हटा दिया गया, जो आर्टिकल 300A के नाम से हम जानते हैं। ये मतलब उसी को हम आर्टिकल 300A में रख दिए। वो क्या था? वो रूल ऐसा था कि उस समय ना राइट टू प्रॉपर्टी, खुद के प्रॉपर्टी की खुद ही हक होती थी, लेकिन अब इसे राइट टू प्रॉपर्टी हटा करके आर्टिकल आपका 31 हटा करके इसको बना दिया गया है कानून का। तो मतलब एक तरह से आपका लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया कानून का। ठीक है, तो ये इसका नाम रख दिया आर्टिकल 300A के नाम से हम जानते हैं। और उस समय के पीएम थे मोरारजी देसाई। कौन थे? पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।